नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग जैसे कि आपको पता है व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं माध्यमिक कक्षा या हाई स्कूल के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग अभी तक जो पाठ्यक्रम 1 है व्यवसाय परिचय उसी में चल रहे हैं। उसके अंतर्गत जो पाठ 1 है व्यवसाय की प्रकृति तथा क्षेत्र, इस पाठ को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले 2 वीडियो में इसी पाठ के 2 भाग पढ़े हैं। तो आज हम तीसरा भाग इसका प्रारंभ करते हैं। उससे पहले एक बार पुनर्कथन कर लेते हैं हमने अब तक क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने मानवीय क्रियाएं पढ़ी, जो कि 2 प्रकार की होती हैं, एक आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। इसके पश्चात हमने देखा कि आर्थिक क्रियाओं के प्रकार क्या क्या हैं, जो कि आपको पता है, व्यवसाय, पेशा और नौकरी। इसके पश्चात हमने देखा कि व्यवसाय का अर्थ क्या होता है। इसके पश्चात हमने व्यवसाय की विशेषताओं की बात करी। व्यवसाय की विशेषताओं से हम लोग जान पाते हैं कि किस प्रकार की क्रियाएं व्यवसाय कहलाती हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने व्यवसाय विकास के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से व्यवसाय का विकास समय के साथ हुआ। और इसके पश्चात जो हमने अंतिम जो टॉपिक पढ़ा था वो था व्यवसाय के उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हमने 5 प्रकार के उसके उद्देश्य देखे व्यवसाय के, जो कि थे आर्थिक, सामाजिक, मानवीय, राष्ट्रीय और वैश्विक। तो इन 5 उद्देश्यों के बारे में हमने पिछली कक्षा में, पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसके पश्चात है विभिन्न हित समूह, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो हित, जैसा आप लोग जानते हैं, दिलचस्पी जिसको आप बोल सकते हैं। तो ऐसे समूह जिनकी की दिलचस्पी व्यवसाय के अंतर होती है, जो कि व्यवसाय में जिनके हित जुड़े हुए होते हैं। हो सकता है वो सीधे सीधे जुड़े हुए हों, या डायरेक्टली जुड़े हों, या इनडायरेक्टली जुड़े हों, अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। तो इस प्रकार के जो समूह होते हैं उनको हित समूह कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हित समूह कौन कौन से होते हैं। व्यवसाय के जो हित समूह है, सबसे पहला स्वामी तथा निवेशक, मतलब जो उसके मालिक हैं और जिन्होंने उसमें पैसा लगाया है। इसके पश्चात होते हैं लेनदार। लेनदार से अभिप्राय है जिससे पैसा व्यवसाय ने लिया हो, जिसमें बैंक इत्यादि आते हैं। इसके पश्चात है कर्मचारी, जो कि बिजनेस में काम करते हैं, ये अपना श्रम प्रदान करते हैं एक निश्चित वेतन के बदले। इसके पश्चात आते हैं आपूर्तिकर्ता। आपूर्तिकर्ता मतलब सप्लायर, मतलब जो लोग आपको सामान की या कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। उसमें कच्चा माल भी हो सकता है, कुछ जो आपको मशीनरी चाहिए होती है कुछ व्यवसाय करने के लिए, उसकी आपूर्ति भी हो सकती है। इसके पश्चात है ग्राहक, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है व्यवसाय का। ग्राहक तो आपको पता ही है, जो भी व्यवसायी जो वस्तु या सेवाएं बनाता है उसका उपभोग ग्राहक द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात है प्रतियोगी। प्रतियोगी से आशय है कि जो लोग उसी व्यवसाय में दूसरी जो इकाइयां हैं जो कि उसी व्यवसाय में काम कर रही हैं जिसमें आप कर रहे हैं, तो वो आपके प्रतियोगी कहलाएंगे। इसके पश्चात है सरकार। सरकार तो आप जानते हैं, जो कि पूरे देश का शासन चलाती है। और सबसे अंत में आता है समाज, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो ये जो सारे हित समूह हैं, इनका व्यवसाय के साथ किस प्रकार से व्यवसाय की इनके प्रति जिम्मेदारी होती है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम सारे जो हित समूह हैं उनको लेंगे और उनकी जो व्यवसाय के उनके प्रति जो उत्तरदायित्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। हम थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमको आज ही निपटाना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले है स्वामी तथा निवेशकों के प्रति उत्तरदायित्व। तो क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं? सबसे पहला उत्तरदायित्व होता है व्यवसाय को ढंग से चलाना, मतलब आप सही से अपना व्यवसाय चलाएं। पूंजी तथा अन्य संसाधनों का उचित प्रयोग। पूंजी जिस लिए आपको आपके स्वामियों ने उस जो व्यवसाय है उसके स्वामियों द्वारा लगाई गई है, या जो अन्य संसाधन लगाए गए हैं उनका उचित तरीके से प्रयोग किया जाए। इसके पश्चात है पूंजी की वृद्धि एवं मूल्य वृद्धि करना। तो कुल मिला के जो पैसा उन लोगों ने लगाया है, स्वामियों ने या निवेशकों ने, निवेशक मतलब जो पैसा निवेश करते हैं, तो उनके जो द्वारा लगाई गई पूंजी है उसकी वृद्धि करना, और कुल मिला के जो कंपनी का मूल्य है या कंपनी की जो कीमत है उसकी वृद्धि करना।
इसके पश्चात है विनिवेशित पूंजी पर नियमित तथा उचित प्रतिफल। तो जब कोई स्वामी या जब कोई निवेशक पैसा लगाता है बिजनेस में तो उसको उसके बदले प्रतिफल प्राप्त होता है। तो इस जो वाक्य है इससे मतलब हुआ कि जितना निवेश पूंजी का किया गया है उस पर नियमित रूप से और उचित प्रतिफल प्रदान किया जाए। किसके द्वारा? व्यवसाय के द्वारा। इसके पश्चात है जो स्वामी और निवेशक जो पैसा लगाते हैं उनके निवेश की सुरक्षा का आश्वासन, मतलब उनका जो निवेश है वो डूबेगा नहीं, इसका आश्वासन देना भी व्यवसाय का उत्तरदायित्व है। इसके पश्चात है ब्याज का नियमित भुगतान। तो जो निवेशक होते हैं वो लोग जो पैसा लगाते हैं वो दो प्रकार से लगा सकते हैं। या तो वो लगा दें अंश पूंजी के रूप में, तब तो उनको एक प्रतिफल मिलता है जिसको इक्विटी बोलते हैं। या फिर वो लोग पैसा कर्ज भी दे सकते हैं, कर्ज के रूप में भी लगा सकते हैं, जिस जिस पर की जो व्यवसाय है उसको ब्याज का नियमित भुगतान करना चाहिए, उसका ये भी उसका उत्तरदायित्व तो होता है। इसके पश्चात है सबसे अंत में मूलधन की समय पर वापसी। तो जो पैसा कर्जे में दिया है उसके मूलधन को जिस जिस जो आपके टर्म्स जो आपकी शर्तें हैं उसके हिसाब से समय पर उसको वापस करने का भी उत्तरदायित्व व्यवसाय का होता है। जो अगला हित समूह आता है वो आता है लेनदार। जैसे मैंने आपको बताया लेनदारों में बैंक भी आ सकते हैं या कोई और जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो भी आ सकती हैं। तो इनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला उत्तरदायित्व है समय पर भुगतान करना। तो जो पैसा आपको दिया गया है उसका भुगतान आप जो उसकी अदायगी है, अगर 5 साल के लिए आपने पैसा लिया है तो 5 साल बाद आप उसको पैसे को वापस करना होगा। जो पैसा आपको दिया गया है, जो उधार आपने लिया है, उसकी सुरक्षा भी आपका ही दायित्व है। आप जो बिजनेसमैन है उसका दायित्व, आपसे मतलब ये है। जो जो व्यवसायी है उसका उत्तरदायित्व है कि वो उस जो पैसा दिया, जो लेनदारों द्वारा पैसा दिया गया है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसके पश्चात है अन्य व्यवसायों की भांति व्यवसाय के मानकों का पालन करना। तो जो व्यवसाय के मानक हैं उसके हिसाब से आप जो पैसा है उसका उपयोग करेंगे। इसके पश्चात जो अगला हित समूह आता है वो है कर्मचारी। ये भी एक महत्वपूर्ण हित समूह है क्योंकि काफी ज्यादा प्रभावित करता है बिजनेस को, व्यवसाय को। सबसे पहला वेतन तथा मजदूरी। तो आप एक निश्चित वेतन और उचित वेतन देंगे कर्मचारियों को उनके श्रम के बदले। इसके पश्चात है उचित कार्यदशाएं तथा कल्याणकारी सुविधाएं। तो आप उनके लिए जो कार्यदशाएं होंगी वो सुरक्षित होनी चाहिए, उनको किसी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए काम में। और साथ में आप उनको जो कुछ कई सारी कल्याणकारी सुविधाएं होती हैं, जैसे पीएफ होता है, ग्रेच्युटी होती है, या फिर रहने के लिए अच्छा मकान है, अच्छी कॉलोनी है, ये सब चीजें सुविधाएं, बीमारी के समय उनकी मदद करना, ये सारी सुविधाएं भी उनको दी जानी चाहिए। इसको देने का उत्तरदायित्व भी व्यवसाय का होता है। अगला है भावी जीविका का श्रेष्ठ अवसर। तो भावी जीविका के श्रेष्ठ अवसर से आशय ये है कि जो भविष्य की जो बात है, जो 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 उनको जिंदा रहने के लिए जो आजीविका चाहिए उसका उनको अवसर मिलना चाहिए और श्रेष्ठतम अवसर मिलना चाहिए सभी कर्मचारियों को। उसके पश्चात है नौकरी की सुरक्षा। तो आप बिना कारण व्यवसायी को कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, अर्थात उनके लिए एक नौकरी की सुरक्षा होनी चाहिए। इसके पश्चात है श्रेष्ठ रहन सहन। तो जैसे हमने बताया कल्याणकारी सुविधाएं के अंतर्गत भी आ सकता है। तो उनको रहने सहने के लिए अच्छे से अच्छा चीज उपलब्ध कराना, सुविधाएं उपलब्ध कराना भी व्यवसाय का उत्तरदायित्व है। इसके पश्चात है जो अगला हित समूह है वो है आपूर्तिकर्ता। आपूर्तिकर्ता मतलब जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया सप्लायर, जो आपको माल उपलब्ध कराते हैं, माल या मशीनें जो भी हो। इनके प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व होता है? सबसे पहला है वस्तुओं के क्रय के लिए नियमित आदेश। तो उनको आप रेगुलरली ऑर्डर देंगे, मतलब एक समय के पश्चात उनको आप ऑर्डर देते रहेंगे हर एक पीरियड में। जैसे आपने 1 महीने में आप सामान लेते हैं तो एक महीने में उससे सामान लेते रहेंगे ताकि उनका भी जो व्यवसाय है वो चलता रहे। उचित नियमों तथा शर्तों के आधार पर लेन देन। तो नियम के जो शर्तें आप उनके साथ तय करेंगे उसके आधार पर ही उनके साथ लेन देन करेंगे। उचित उधार अवधि का लाभ उठाना। तो उधार अवधि क्या होती है? जैसे मान लीजिए किसी सप्लायर से आपने माल लिया और आपने उसको तय किया कि 1 महीने के बाद मैं आपको आपका पैसा दूंगा, इस माल का जो कीमत है वो आपको 1 महीने बाद अदा करूंगा। तो आपको जो ये अवधि है वो उसके साथ उसकी सहमति के साथ ही तय करनी चाहिए, अर्थात ये जो उधार अवधि है ये उचित होनी चाहिए। इसके पश्चात है बकाया राशि का समय पर भुगतान। तो जो राशि जो जो आप उसके साथ तय करते हैं आपूर्तिकर्ता के साथ, उसके हिसाब से जो बकाया राशि होती है उसका समय पर भुगतान भी सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होता है एक व्यवसायी के रूप में।
इसके पश्चात जो अगला हित समूह आता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हित समूह है, वो है ग्राहक। तो उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व है? तो उनके प्रति सबसे पहले उपभोक्ताओं की जो आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से ध्यान आपको रखना है, उसके हिसाब से आपको अपनी वस्तुएं और सेवाएं बनानी है। इसके पश्चात है श्रेष्ठ गुणवत्ता। तो जो उनको जो सामान मिलना चाहिए वो इतना अच्छा क्वालिटी का या इतनी अच्छी गुणवत्ता का मिलना चाहिए कि वो उनको कोई परेशानी ना हो। नियमित आपूर्ति। तो जो आपको आपका जो माल है, ये जो पक्का जो जो वस्तुएं या सेवाएं हैं, उसकी आपूर्ति नियमित अंतराल पर ग्राहकों को करनी चाहिए। इसके पश्चात है उचित मूल्य। तो आपको ग्राहकों को जो वस्तु या सेवाएं हैं वो उचित मूल्य प्रदान करनी चाहिए। ऐसा ना नहीं होना चाहिए कि आप उनको एक जो जो बाजार का जो मूल्य है उससे अधिक मूल्य पर उनको माल बेचें। इसके पश्चात है गुण दोष के विषय में जानकारी देना। तो जो आपकी वस्तुओं और सेवाओं में जो उनकी क्वालिटीज हैं या जो उनके गुण हैं उसके बारे में भी, और जो उनके अंदर फॉल्ट्स हैं, जो भी दोष हैं, उसके विषय में आपको उनको जानकारी देनी चाहिए। उचित विक्रय उपरांत सेवाएं। तो विक्रय उपरांत सेवाएं मतलब सर्विस, जो आपको आफ्टर सेल सर्विस को बोलते हैं। आपने जब माल बेच दिया तो उसके बाद जो आपको सर्विस है उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस जो भी सेवा है उसकी जो विक्रय उपरांत जो सेवाएं हैं वो सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि जो ग्राहक है उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो आपसे सामान खरीदने के पश्चात। अगला है शिकायत का तुरंत समाधान। अगर किसी प्रकार की भी कोई शिकायत किसी ग्राहक को आपकी सेवा या वस्तु से आती है तो आपको उसके तुरंत समाधान पर ध्यान देना चाहिए। ये भी व्यवसायी का उत्तरदायित्व होता है। और अंतिम है अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से दूर रहना। तो अनुचित व्यापारिक प्रथाएं हमने पहले भी बात की थी। बहुत सारी प्रथाएं हो सकती हैं, जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी, इस या फिर मिलावटखोरी। इस प्रकार की जो अनुचित व्यापारिक प्रथाएं, इनसे आप उनको दूर रहना चाहिए व्यवसायियों को। और इसके पश्चात जो अगला हित समूह आता है वो आते हैं प्रतियोगी या कॉम्पिटिटर्स, जो आपके जैसा ही वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं। इस केस में आपके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं? अत्यधिक विक्रय कमीशन का प्रस्ताव न देना। विक्रय कमीशन हम देते हैं अपने माल को बेचने के लिए कमीशन एजेंट्स को। तो आप ऐसा ना करें कि अपने जो प्रतियोगी हैं उनसे बहुत ज्यादा विक्रय कमीशन को देकर अपना माल ज्यादा से ज्यादा बिकवाने लगे। तो ये एक अच्छी व्यापारिक क्रिया नहीं मानी जाएगी और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक उत्तरदायित्व है। इसके पश्चात है ऊंची छूट दर या मुफ्त वस्तुएं ना देना। तो आप ऐसा ना करें कि बहुत ज्यादा छूट पर माल बेचने लगे, या फिर कुछ वस्तुएं, हर वस्तु के साथ कोई ना कोई वस्तु मुफ्त में देने लगे। ये भी ठीक नहीं है। इसके पश्चात है प्रतियोगी के विषय में झूठे और अभद्र विज्ञापन देना। तो आपको प्रतियोगी के विषय में जो भी आपके कंपटीटर्स हैं उनके बारे में कोई झूठे और अभद्र विज्ञापन नहीं देने चाहिए किसी भी माध्यम से, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो अखबार हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात है सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। सरकार के प्रति क्या उत्तरदायित्व होते हैं? सबसे पहले सरकार जो भी आपको डायरेक्शंस देती है, जो भी निर्देश देती है, उसका पालन करना चाहिए। जो सरकार के जो सरकार को टैक्स देने हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, जीएसटी हो, जो भी हो, वो सारे जो टैक्स हैं जो होते हैं वो उनका नियमित और ईमानदारी के साथ भुगतान करना चाहिए। इसके पश्चात है प्रतिबंधित तथा एकाधिकारी व्यवसायिक गतिविधियों से दूर रहना। तो ऐसी कोई एक्टिविटीज ना करना जो कि सरकार ने बैन कर रखी हो, जैसे अभी बात करी मिलावटखोरी या इस टाइप की जो एक्टिविटीज हैं उनसे दूर रहना चाहिए। सरकार द्वारा स्थापित प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन। तो सरकार ने जो प्रदूषण को नियंत्रण करने संबंधी जो मानदंड बनाए हैं उनका पालन करना चाहिए। जो तय सीमा है उससे अधिक प्रदूषण नहीं करना चाहिए। रिश्वत और गैर कानूनी क्रियाओं द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त ना होना। तो रिश्वत, किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को रिश्वत नहीं देनी चाहिए अपने काम कराने के लिए, और भी जो इस प्रकार के जो गैर कानूनी जो काम है उनसे भी दूर रहना चाहिए। और इसके पश्चात जो अंतिम है वो है समाज के प्रति उत्तरदायित्व। जो समाज जो हित समूह है उसके प्रति क्या उत्तरदायित्व होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पिछड़े और कमजोर वर्गों की सहायता करना, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना। तो समाज के जो अपने बनाए हुए मूल्य हैं या जो चीजें समाज में चलती हैं उनकी रक्षा करनी है। उनके उनके विरुद्ध कोई ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे कि एक गलत संदेश जाए। तो ये भी व्यवसायी का उत्तरदायित्व है। रोजगार के अवसर जुटाना। जो लोग जो जितने भी लोग जो रोजगार के लायक हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करना, और जो लायक नहीं है उनको भी रोजगार के अनुकूल बनाना। पर्यावरण की सुरक्षा करना। जो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, जो
पानी है, पेड़ है, इन सब की सुरक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों तथा वन्य जीव का संरक्षण, तो इसमें भी अगर हो सके तो ये भी उसको करना चाहिए, ये भी उत्तरदायित्व है उसका। खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, ये तो आप देखते हैं व्यवसायी करते ही हैं, कई टीमों को स्पॉन्सर करते हैं, कई सारे जो प्रोग्राम होते हैं कल्चरल वो भी कराते हैं, तो ये भी करना उनका एक उत्तरदायित्व है। शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में सहायता करना, सहायता किस तरीके से कर सकते हैं, रिसर्च में कर सकते हैं, शोध में कर सकते हैं, जैसे शोध बोलते हैं, इन सब चीज़ों से इन सेक्टर्स की, इन क्षेत्रों की सहायता। इसके पश्चात जो अगला टॉपिक है वो है पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण से क्या मतलब है, पर्यावरण प्रदूषण से क्या मतलब है और पर्यावरण प्रदूषण में व्यवसायी की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। जो वातावरण है उसको अवांछित द्रव्यों, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जैसे पानी है, गैस है, इन सब से दूषित होना। अवांछित मतलब जो कि वांछनीय, वांछित नहीं है मतलब जो कि नहीं चाहिए हमें, जो अननेसेसरी है, ऐसी चीजों से दूषित होना वातावरण का। वातावरण में सब चीजें शामिल हैं, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जो भी सब आपके चारों ओर है वो सब वातावरण में शामिल हैं। और वातावरण अगर अवांछित द्रव्यों से दूषित होता है, जिससे जिससे सजीव और निर्जीव दोनों तत्वों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो इसको बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। और ये पर्यावरण प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण और तीसरा भूमि प्रदूषण। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले कौन सा है, वायु प्रदूषण। तो आप जैसे एक वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये एक चिमनी से धुआं निकल रहा है जो कि आपके वायुमंडल में जा रहा है, जो गैस है। इसमें क्योंकि भट्टी से निकल रहा है तो उसके अंदर जो जलने से जो गैसेस निकलती हैं वो सारी की सारी गैसेस रिलीज हो रही हैं, सारी की सारी गैस जो है ये वातावरण में छोड़ रही है चिमनी। तो वायु प्रदूषण क्या होता है, हवा में ऐसी अवांछित, अवांछित जो शब्द आपने पहले भी पढ़ा था, जो कि जरूरी नहीं है, जो कि नहीं चाहिए हमें। तो हवा में ऐसी अवांछित गैसों, धूल के कणों आदि की उपस्थिति, तो गैस हो या धूल के कण हो, तो इनकी उपस्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए। तो क्या होता है कि ये जो गैस या जो धूल के कण होते हैं, जब ये वायु में बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, और हम लोगों के लिए और साथ में जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए खतरे का कारण ये बन जाती हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं, जो सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण का है वो होता है वाहनों से निकलने वाला धुआं। तो जो आप और हम जो वाहन यूज करते हैं उनसे जो निकलने वाला धुआं है वो सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण का। इसके पश्चात है औद्योगिक संयंत्रों से निकलने वाला धुआं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया। तो ऐसी जो फैक्ट्रियों से या ऐसे संयंत्रों से जो धुआं निकलता है, और जो साथ में उसके रसायन निकलते हैं, जो गैसेस निकलती हैं। आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूलकण, आणविक मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहां से निकलने वाली गैस तथा धूलकण। जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, आपको पता है जंगलों में आग लग जाती है, आप कई बार टीवी में खबर भी देखते होंगे कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी। तो उन जंगलों में जब पेड़ पौधों के जो जलते हैं तो उससे भी जलने से गैसेस निकलती हैं और धुआं निकलता है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। अगला है कोयले के जलने से। तो कोयले के जलने से कहाँ कहाँ हो सकता है, कोयले के जलने से जो कोयले वाली फैक्ट्रियां हैं वहां पर भी होता है। जो कोयले के जो जिनको बोलते हैं तापीय विद्युत ग्रह, जहाँ पे कि कोयले से बिजली बनती है, तो वहां पर उससे भी वायु प्रदूषण होता है। तेल शोधन कारखानों से भी वायु प्रदूषण होता है। तेल शोधन कारखानों से मतलब रिफाइनरी से है, जहाँ पे कि कच्चे तेल से आप कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज। इसके पश्चात है वायु प्रदूषण के प्रभाव। तो वायु प्रदूषण से क्या क्या खतरे होते हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव उसके होते हैं। सबसे पहला होता है जीव जगत को गंभीर समस्याएं, मतलब बीमार हो जाते हैं लोग, जानवर बीमार हो जाते हैं, इंसान बीमार हो जाते हैं, पेड़ पौधे पर भी दुष्प्रभाव होते हैं। सर्दियों में कोहरा होता है, तो जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं वो भी कोहरे में मिलके वो, और जिसको स्मॉग बोलते हैं आजकल, तो स्मोक और जो फॉग है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। आदमी दिखता नहीं है सामने का कुछ भी, तो कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं इस चक्कर में, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है सुबह उठ कर जब जाते हैं तो। अगला है ओजोन परत का क्षय। तो ओजोन परत जो होती है, इस इन जो वायु प्रदूषण होता है इसके कारण उसका क्षय होता है। उसका क्षय होता है मतलब वो खराब होने लगती है, या कहना चाहिए उसके अंदर वो जो ओजोन है वो खत्म होने लगती है।
अब ये होता क्या है कि ये एक एक तरीके से एक परत की तरह काम करती है, जो सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, जो किरणें होती हैं, उनसे बचाती हैं। तो अगर ये ओजोन नहीं रहेगी वहां पर, तो वो सीधे जो किरणें हैं वो सीधे पड़ेंगी और हमको उससे कैंसर आदि की समस्या भी हो जाती है। अगला है पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी। तो पृथ्वी जो वायु प्रदूषण है उसके कारण जो पृथ्वी का तापमान है वो भी बढ़ता है। क्यों क्यों बढ़ता है? क्योंकि सूर्य से जो आने वाली जो गर्मी होती है उसको जो उसके कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता है, जो कि हानिकारक है। मतलब वो जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देती है, अवशोषित कर लेती है, नीचे ही रहने देती है। तो धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। अगला है अम्लीय बारिश का खतरा। अम्ल बोलते हैं तेजाब को। तो कई बार ऐसा होता है जो कि जहरीली गैसेस होती हैं ये ऊपर जब जाती हैं तो जो बादलों के साथ इनकी प्रतिक्रिया होती है, और ये जो रासायनिक क्रिया के कारण वहां पर अम्ल बन जाता है, ऊपर एसिड बन जाता है, वो फिर बारिश के रूप में नीचे गिरता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। अगला है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि की अधिकता के कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। और ध्वनि प्रदूषण क्या हुआ कि हमको बहुत, जैसे उसमें था अवांछित वायु या फिर अवांछित धुआं, ये सब चीजें होती है, तो इसमें अवांछित ध्वनि होती है जिसकी वजह से हम लोग चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। तो अगला है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि पानी का नेचुरल सोर्स, एक नाला बह रहा है, उसके अंदर एक किसी फैक्ट्री या आपके घरों के सीवर का सीधे ड्रेनेज हो रहा है इसके अंदर, तो ये भी एक पॉल्यूशन कर रहा है। तो हम लोग देख पा रहे थे कि कैसे हो रहा था। और इसको जल प्रदूषण की होती क्या परिभाषा, पानी में अवांछित वही शब्द है जिसकी हमको जरूरत ना हो, जो आवश्यक ना हो, जो वांछित ना हो। तो पानी में अवांछित तथा घातक, जो कि घातक है मतलब खतरनाक तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना, जिससे पानी दूषित हो जाता है, जिससे वह पानी पीने योग्य नहीं रहता है, तो ये जल प्रदूषण कहलाता है। अब जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है? सबसे पहला, मानव मल का नदियों नहरों में विसर्जन, जो हम सीवर से डाल देते हैं नदियों नहरों में सीधे, जो अभी पीछे भी दिखाया आपको वीडियो में। सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंधन ना होना। औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे और गंदे पानी का नदियों और नहरों में विसर्जन, ये भी बहुत आपने देखा होगा, कई सारी फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है, वेस्ट पानी होता है, वो सीधे सीधे नदियों में डाल दिया। कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो खेती में आप लोग रसायन और बहुत सारी खादें यूज करते हैं, वो सारी पानी के साथ मिलकर फिर जो प्राकृतिक जो पानी के जो स्रोत हैं या जो छोटे छोटी नहरें टाइप की होती हैं उसमें जाके मिल जाता है, और फिर वो आगे प्रदूषण करता है। और लास्ट है नदियों में कूड़े कचरे। बहुत सारी चीजें हम नदियों में डालते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं, कई बार पूजा की सामग्री डालते हैं, तो ये सब चीजें भी जल प्रदूषण को उत्पन्न करती हैं। अगला है जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं? सबसे पहला, जीव जगत के स्वास्थ्य को खतरा। जिस प्रकार से वायु प्रदूषण से समस्याएं थी, इससे भी जो स्वास्थ्य होता है उसको खतरा होता है, क्योंकि उसमें घातक तत्व होते हैं उस पानी में, और उसको आदमी पिएगा तो उससे बीमार पड़ेगा। विभिन्न जीव तथा वानस्पतिक प्रजातियों को नुकसान संभव है। जो बहुत सारे जीव जो पानी में रहते हैं उनको भी परेशानी होती है। जो वनस्पतियां जो पानी के आसपास जो ऐसे प्रदूषित पानी है उसके आसपास जो वनस्पतियां जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी नुकसान होता है। पीने के पानी की कमी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो पीने के योग्य पानी था वो प्रदूषित हो गया, तो पीने के पानी की कमी बढ़ जाएगी। अगला है भूमि प्रदूषण। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, बहुत आपको गौर से देखना पड़ेगा। ये ऊपर से लिया गया चित्र है। ये इसमें आपको 2 बुलडोजर नजर आएंगे, जो कि एक लैंडफिल जिसको बोलते हैं, जहाँ कूड़ा पूरा इकट्ठा होता है शहर का और उसको दबाते हैं। तो ये पूरा लैंडफिल है, इसमें सारा वेस्ट मटेरियल दबा देते हैं गड्ढे के अंदर। तो ये है भूमि प्रदूषण। इससे अभिप्राय क्या होता है? जमीन पर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से है। क्योंकि इससे भूमि का निम्नीकरण होता है, मतलब भूमि खराब होती है और मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जो मिट्टी की क्वालिटी है वो खराब होती है, उसमें जो फसल होती है वो नहीं आ पाती है। इसके पश्चात है भूमि प्रदूषण के कारण। तो भूमि प्रदूषण के
सबसे पहला कारण है वो है कृषि में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक उपयोग। तो खेती बाड़ी में हम लोग जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, और जो इंसेक्टिसाइड्स या कीटनाशक यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, उससे बहुत ज्यादा भूमि के उर्वरता पर फर्क पड़ता है, भूमि का निम्नीकरण होता है, इससे भी भूमि प्रदूषण होता है। इवन कई सारे राज्यों में तो ऐसा नौबत आ गई है कि खेती की खेती चौपट हो गई है, खेत बिल्कुल बंजर हो गए हैं इसके कारण, अधिक उपयोग के कारण। अगला है औद्योगिक इकाइयों, खानों तथा खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन। जैसे मैं आपको पीछे दिखाया था, वो सारा ठोस कचरे में आता है, जिसको कि बुलडोजर उस वीडियो में आपने देखा था, सब उसको समतल कर रहे थे। तो उसका विसर्जन से भी भूमि प्रदूषण होता है। भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन इन सब से भी होता है। समझ ही रहे होंगे आप, प्लास्टिक की थैलियाँ और बोतलें, ये बहुत ही, ये क्योंकि ये नष्ट नहीं हो पाती हैं। अगर ये एक बार जमीन में चली गई तो कभी ऐसा नहीं कि गल जाए, कुछ हो जाए, ये वैसे की वैसी रहेंगी और भूमि को खराब। घरों, होटलों तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटान, तो इसमें भी, इसकी वजह से भी भूमि प्रदूषण होता है। तो भूमि प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं? सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो है कृषि योग्य भूमि की कमी। खेती लायक जो भूमि है वो कम हो जाती है इसकी वजह से। तो अगर खेती लायक भूमि कम हो जाएगी तो खेती नहीं हो पाएगी, तो आप लोगों को खाने के जो भोज्य पदार्थ हैं वो नहीं मिलेंगे, और जो मिलेंगे उन उनका उनका दूषित हो जाएंगे। तो भोज्य पदार्थों के स्रोतों का दूषित होना, भूस्खलन से होने वाली हानियां, तो कई बार इसकी वजह से भूस्खलन भी होता है। भूस्खलन मतलब जमीन खिसक जाना। अगला है जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि। तो इसकी वजह से जल और वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। किसकी वजह से? भूमि प्रदूषण के प्रभाव। अगला है, अब जो हमने पढ़ा पर्यावरण प्रदूषण, अब इसमें व्यवसाय की क्या भूमिका होती है? व्यवसाय किस प्रकार से इसको कम करने में मदद कर सकता है, कम करने में या कंट्रोल करने में? तो बहुत तरीके हैं जिससे कि हमने देखा कि कई सारे, वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, सब चीज़ों में जो व्यवसाय है उसकी अपनी एक भूमिका रहती है, उन सब में बढ़ोतरी करता है जो व्यवसाय होता है। तो इसके लिए इसकी 3 प्रकार से व्यवसाय अपनी भूमिका निभा सकता है, इसको कंट्रोल करने में या इससे लड़ने में, पर्यावरण संरक्षण में। तो सबसे पहली भूमिका है निवारणात्मक भूमिका। तो निवारणात्मक भूमिका में क्या है कि निवारण करना, या किसी चीज को, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएं आप लोग कि जिससे और अधिक हानि हो। किस चीज को हानि हो? पर्यावरण को हानि हो। इसके पश्चात है उपचारात्मक भूमिका। उपचार से मतलब है ठीक करना। तो उपचार का मतलब हुआ ठीक करना, यानी कि पर्यावरण को जो हानि पहुंच चुकी है उसको संशोधित करना, उसको कम कर देना, या सुधरने में सहायता करना, या कुछ कम हो जाए। जैसे आपने कई सारे मान लीजिए पेड़ काट दिए, उसकी वजह से आपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, तो आप उसके बदले में उन जितने पेड़ आपने काटे थे उससे दुगुने या तिगुने पेड़ लगा दीजिए दोबारा से। तो उससे आप उसको एक तरीके से उपचारात्मक भूमिका निभा रहे हैं व्यवसायी के रूप में। आपसे मतलब व्यवसायी। तो अगला है जागरूकता संबंधी भूमिका। एक और भूमिका निभा सकता है जो व्यवसाय होता है, कि वो अपने कर्मचारियों को, आसपास के लोगों को, समाज के लोगों को जागरूक कर सकता है। किस लिए जागरूक कर सकता है? कि जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके विरुद्ध जागरूक कर सकता है, कि हमको कैसे अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है, या पर्यावरण को जो हानि पहुंच सकती है उससे कैसे रोकना है। तो लोगों को प्रदूषण के कारण तथा परिणामों के संबंध में जागरूक बनाएं। ये भी एक जो व्यवसाय है उसका उसकी भूमिका हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने ये आज का जो चैप्टर है, और जो जो ये पार्ट है, पहला पार्ट जो था व्यवसाय की प्रकृति तथा क्षेत्र, वो आज समाप्त होता है। तो अब हम जब दूसरा जो अगला वीडियो में मिलेंगे तब हम लोग बात करेंगे कि इसके जो कुछ इसके प्रश्न देखेंगे, और कुछ जो इसके, कि इसके अंदर जो कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज दे रखी है, क्रियाकलाप। क्रियाकलाप से मतलब है कि क्या, कैसे आप और जान सकते हैं व्यवसाय अध्ययन को, कैसे उसके आप और करीब जा सकते हैं, आप कैसे समझ सकते हैं प्रैक्टिकली कि होता क्या है बिजनेस। तो उसके लिए भी कुछ क्रियाकलाप है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको इसमें से जो भी चीज़ समझ में ना आई हो, क्योंकि थोड़ा तेजी से पढ़ाया है, तो इसमें आपको जो भी समझ में ना आया हो वो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल के पूछ सकते हैं। हम लोग उसको आपको बताने में पूरा प्रयास करें। तो धन्यवाद।